लेकिन खुलेआम पूरी बेशर्मी बेहयाई के साथ अंधविश्वासों को बढ़ावा हम देते रहते हैं। सावधान रहिएगा बच्चों, सावधान रहिएगा उन ताकतों से जो समाज को पीछे ले जाती हैं, जो फासिस्ट लोगों के हाथ मजबूत करती हैं, वैसे विचारों से, वैसी चीज़ों से। तो क्या उनके प्रोफेसर बनने के बाद साथ ही जो समानता और बराबरी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो हमारे संवैधानिक मूलाधिकार हैं वो सुरक्षित हो गए, या फिर वे लोग जो किसी भी ऐतिहासिक तथ्य को उजागर करने की बात को अपनी घटिया क्षुद्र अहंकारी भावनाओं के साथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो गई, और उनको लाइसेंस मिल जाता है आपको गाली देने का, आपको मारने पीटने का, धमकाने का। बहुत ही परिपक्व बुद्धिस्ट हैं, हमेशा मोटिवेशन देते हैं बच्चों को, और बच्चों को रोक रोक के पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में, करियर में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ये सारी बातें वो अपने मोटिवेशन में बच्चों को बताते रहते हैं। कृपया स्टेज पर आ जाइए माननीय A.K. यादव जी, IPS ADGP बिहार। थैंक यू। तो सबसे पहले जय भीम। ये जो नरेंद्र जी ने, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है, ये मुझे अवसर दिया है। और इस संयोग की बात है कि नरेंद्र जी ने सोशल मीडिया से जो मेरी तस्वीर जो सामने अभी डिस्प्ले की जा रही है वो भी इसी मंच पर, और मुझे लगता है कि ये पोडियम भी लगभग इसी जगह पे था। यहीं की इसी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल की तस्वीर है कई साल पहले, और पीछे क्या अवसर था वो कहीं वो दिखेगी तो उसे पीछे देखने से आपको पता चलेगा। मेरा सौभाग्य है कि अभी जैसे सोना झरिया मैम, और उनसे पहले आर्य जी, और उनसे पहले भी जो वाइस चांसलर महोदय हैं उन्होंने वक्तव्य दिए। कुछ मैं नहीं सुन पाया, मैं थोड़ा देर से आ सका। परीक्षाओं के लिए, मोटिवेशन के लिए, अध्ययन के लिए क्या टिप्स होनी चाहिए, इसके बारे में मुझे लगता है कि जो हमारे सीधे तौर पर शिक्षण से जुड़े हुए हैं, जो हमारे वक्ताओं ने पहले बताया है और बाद में भी बताएंगे अनेक वक्ता, ये इन्होंने जैसा कहा कि मिल्की वे, तो ऐसी गैलेक्सी, ऐसी आकाशगंगा नरेंद्र जी और उनकी टीम ने आज यहाँ हमारे बीच वक्ताओं के रूप में यहाँ एक उपस्थित करा दी है, एक आकाशगंगा। तो इसमें तो मैं नहीं समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा उपयोगी कुछ बच्चों को मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ अध्ययन के समय के लिए बताऊंगा और उससे ज़्यादा चीज़ बताऊंगा उसके अलावा, उसके बाद भी, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये कंपटीशन में सफलता, अधिकारी बन जाना या कोई और कैरियर या किसी भी क्षेत्र में सफलता दुनियावी अर्थों में, वो तो एक महज शुरुआत होती है। वो हमारे जीवन का, हमारे लक्ष्य का और हमारी संघर्ष का कहें तो, जहां अंडर प्रिविलेज्ड, मार्जिनलाइज्ड क्लासेस से आ रहे हैं लोग, उनके पर्सपेक्टिव से कहें तो लड़ाई का वो अंत नहीं होता है, वो एक नई शुरुआत भर होती है। तो उस शुरुआत के बाद की चीज़ों के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद यहाँ अब एक पोजीशन में, एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे विभाग में, एक ऐसे राज्य में
जहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने समझने को मिला, इंसानी तौर तरीक़ों के बारे में, प्रभु वर्ग व शोषक वर्ग की चाल और उनके तरीक़ों के बारे में, और न्याय के लिए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में जानने समझने का मुझे सीधे तौर पर अवसर मिला। तो वो चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा। पढ़ाई के समय के बारे में मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई के और मेहनत के इस दौर में बच्चे और अभिभावक दोनों से ही मेरा अनुरोध रहेगा कि आप रात की पर्याप्त नींद का जो रोल होता है, उसकी जो भूमिका होती है, आपकी मानसिक और बौद्धिक सतर्कता के लिए और स्वास्थ्य के लिए, उसको आप कृपया कभी उपेक्षित न करें। रात की पर्याप्त नींद की कीमत पर आप पढ़ाई करें, ये मेरा सुझाव कभी नहीं रहेगा। हो सकता है बच्चों को ये जानने में कुछ दिलचस्पी हो कि मैं सिविल सर्विसेज यूपीएससी की जो एग्ज़ाम है इस देश की सबसे ज़्यादा कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती रही है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मामले में, क्योंकि उसमें 10 लाख के लगभग बच्चे आजकल बैठ रहे हैं। उसमें से आपको compete करना होता है 1000 के अंदर पदों के लिए। तो मैंने उस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त की, लेकिन मैं उन दिनों डायरी लिखा करता था, तो उस डायरी को मैं देख रहा था, तो 2 अटैम्प्ट में, जो दूसरे अटैम्प्ट में मैं आईपीएस बना, 2 अटैम्प्ट में मुझे मुश्किल से 2 या 3 रातें मिली जब मैं आधी रात के बाद तक पढ़ा था। मुश्किल से 2 या 3 रातें जब मैंने आधी रात के बाद तक देर तक मैं पढ़ता रहा था, यानी सोने के लिए मैं देर में गया। ज़्यादातर मैं 11 बजे सो जाया करता था। सुबह जल्दी जग के फिर शुरुआत करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पर्याप्त नींद लेते रहें लगातार। नींद के साथ समझौता मत करें। भले ही आपके जो रीडिंग आवर्स हैं उसमें कंप्रोमाइज़ हो जाए कि आप इतने घंटे पढ़ना चाहते थे 24 घंटे में से, उसमें कुछ कटौती हो जाए, लेकिन नींद की, रात की नींद की विशेष तौर पर, रात की नींद, ये रिसर्च मेडिकल साइंस की बताती हैं कि वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो स्टूडेंट्स को एक तो ये चीज़ मैं बताना चाहता था, उनके अभिभावकों को भी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा उद्देश्य सिर्फ एक कैरियर भर प्राप्त कर लेना नहीं है। हमारा उद्देश्य इस देश का और समाज का एक अच्छा नागरिक, जो न्याय बराबरी के उन सिद्धांतों को, जिन महापुरुषों के तस्वीरें यहाँ हैं और जिनके नाम की हम लोग कस्में खाया करते हैं, उनके जो आदर्श थे, उन्होंने जो सोचा था कि हम कैसा समाज बनाएंगे, हमारा देश और समाज कैसा होगा, उस दिशा में हम एक कदम आगे कैसे बढ़ें, इस समाज को आगे कैसे ले जाएं। क्योंकि जो दूसरी ताकतें हैं, प्रतिक्रियावादी शोषक ताकतें, वो तो आप और हमसे कई गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा तो उनके पास संसाधन हैं ही, लेकिन मेहनत भी हमसे, वो रोज़ ही हमसे कई गुना ज़्यादा आज भी कर रहे हैं कि उस यथास्थिति को बनाए रखा जाए जिसमें वो शोषक बने रहें और दूसरे लोग जो शोषित हैं वो बराबरी पर आने से वंचित रहें। इसलिए आपका संघर्ष, आपका काम वहाँ ख़त्म नहीं हो जाएगा जहाँ आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या जो कैरियर हासिल करना चाहते हैं वो हासिल हो जाएगा। वहाँ आपके लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो जाएगी। उसके बाद भी ताउम्र, हमारे बहुत यहाँ सीनियर हैं, मैं पहले कभी मिलने का सौभाग्य नहीं मिला था, आरसी कैथल सर हैं अभी यहाँ सामने। तो क्या कैथल सर का संघर्ष एक नागरिक के रूप में आईपीएस की नौकरी प्राप्त करने के बाद समाप्त हो गया था, या उनका पूरा आईपीएस में सेवा काल तक जारी रहा? न सिर्फ सेवा काल तक जारी रहा बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी है। और हम लोगों की जो भी समर्पित हैं
मिशन के लिए, तो आखिरी सांस तक हम लोगों के लिए जारी रहेगा और रहना चाहिए, उसकी मैं बातें करूँगा। तो हमें जो संविधान के अनुच्छेद 51A(H) में, जिनकी बात और वक्ताओं ने कही भी है और मैं उसे दोहराना चाहूँगा, संविधान का अनुच्छेद है 51A(H), जो ये कहता है कि सभी नागरिकों के जो प्राथमिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसमें से एक ये है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब जो वैज्ञानिक सोच है उसको बढ़ावा देना, मानववाद को बढ़ावा देना और खोजने की प्रवृत्ति और सुधार करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। और अभी हम क्या कर रहे हैं? एक प्रोफेसर रविकांत चंदन जी हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, बहुत सारे लोग जानते होंगे उनको। उन्होंने एक बात कह दी ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कि साहब, ये काशी के जो विश्वनाथ मंदिर हैं जो ढाया गया था, उसके पीछे की किताबों में बात ये दर्ज है कि उस मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने सिर्फ घृणा के वश के हिंदुओं के मंदिर ढाने हैं, इस वजह से ही नहीं बल्कि उसके पीछे की कहानी ये थी कि वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने जो बादशाह के काफ़िले की एक राजकुमारी थी कच्छ की, उसके साथ सामूहिक बलात्कार और ये चीज़ें की थी। और ये शिकायत जब बादशाह के पास गई तब उसने आदेश दिया कि इस तरह के जहाँ कुकर्म हो रहे हैं उस चीज़ को क्यों, ये उन्होंने कहीं लिख दी। इसके पीछे लोग पड़ गए और उनको बहुत जलील किया, अपमानित किया, गाली गलौज की और उनको जान मारने की धमकी दी। और इस क्रम में जो जाति उनकी संयोगवश वो अनुसूचित जाति संवर्ग से आते हैं तो उसको भी बुरा भला। तो क्या उनके प्रोफेसर बनने के बाद साथ ही जो समानता और बराबरी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो हमारे संवैधानिक मूलाधिकार हैं वो सुरक्षित हो गए? या फिर वे लोग जो किसी भी ऐतिहासिक तथ्य को उजागर करने की बात को अपनी घटिया क्षुद्र अहंकारी भावनाओं के साथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो गई और उनको लाइसेंस मिल जाता है आपको गाली देने का, आपको मारने पीटने का, धमकाने का। और साथ में बहुत लोग हमने देखा कि हम लोग उनको जेल में डाल देते हैं। तो चीज़ें उतनी ये नहीं है कि अभी सपने हम जो देख रहे हैं वो सपने सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह जाने हैं कि हमें एक नौकरी, एक आदत पा लेनी है। हमारे साथी लोग, इनमें से बहुत सारे जो अभिभावकों में से हैं उनमें से भी कई लोग नौकरी कर रहे होंगे, कई पोजीशंस पे होंगे, लेकिन उन्हें पता होगा कि शोषकों की व्यवस्था किस तरह से वो जारी रखना चाहते हैं। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा मेरे अभिभावकों से, बच्चों से जो आगे कुछ हासिल कर लेंगे, कि आप जो हमारा सामाज शोषण व्यवस्था पर आधारित है उसका, ब्यूरोक्रेसी का और समाज के ज़्यादातर तंत्रों का अलिखित संविधान एक तरह का अधिकांश लोगों के लिए यह बना रहा है। वो सुनने में एक बार शॉकिंग ज़रूर लगता है, लेकिन आप जब दाहिने बाएं देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि शायद इसमें सच्चाई है। वो क्या है? किक बिलो लिक एबव। अंग्रेजी में पहले से कई दशकों से तुकबंदी चली आ रही है। कैथल सर जब विभाग में होंगे उन्होंने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी। नीचे वाले को लते आओ और ऊपर वाले का, लिक का मतलब क्या होता है? LICK, उसका जो लिटरल मीनिंग जो भी होता है उसका भावार्थ जो है, मतलब ताकतवर को लाइसेंस है कमज़ोर को कुचलते रहने का। और ये सिलसिला कहीं ख़त्म नहीं होता। ये सिलसिला आप कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन जो शोषक है वो कोशिश करता है कि आपको डिमोरलाइज करने का, कहीं सुपीरियर बॉस के नाम पर, कहीं इसके नाम पर, कहीं उस पर नाम पर। कानून और संविधान वहीं रह जाता है।
अनुच्छेद 51A(H) संविधान का वहीं रह जाता है, लेकिन खुलेआम पूरी बेशर्मी बेहयाई के साथ अंधविश्वासों को बढ़ावा हम देते रहते हैं। सावधान रहिएगा बच्चों, सावधान रहिएगा उन ताकतों से जो समाज को पीछे ले जाती हैं, जो फासिस्ट लोगों के हाथ मजबूत करती हैं, वैसे विचारों से, वैसी चीज़ों से। वक्ता अनेक हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। अंत में सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी अपने छात्र जीवन में ही कभी समय निकाल के आप कुछ किताबें ज़रूर पढ़ने के लिए समय निकालें, और वो किताबें संयोगवश बहुत बृहद नहीं हैं अपने कलेवर में, बहुत ज़्यादा समय उनको पढ़ने में नहीं लगेगा, कुछ कुछ घंटों की हैं। तो बाबा साहब की एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, जो हिंदी में जाति का विनाश या जाति निर्मूलन या किसी इस तरह के टाइटल के रूप में उपलब्ध हैं, अंग्रेजी में मूल रूप से लिखी गई थी एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, इंटरनेट पे भी उपलब्ध हैं। उन्हें ज़रूर पढ़िएगा जितना जल्दी पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही उससे भी और काफ़ी छोटी है, शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने लिखा था फांसी होने से एक आध सप्ताह पहले ही जेल में, लाहौर जेल में, व्हाई आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। यह भी इंटरनेट पे उपलब्ध है, इसमें तो और भी कम समय लगेगा, इसे ज़रूर पढ़िएगा। और ज़िंदगी के किसी दौर में जब समय मिले तो विल्हेल्म रेख एक जर्मन साइकियाट्रिस्ट थे, जर्मन मनोचिकित्सक, उनका काम था, उसको ज़रूर पढ़िएगा। उनमें एक छोटा सा है जो बहुत छोटा कलेवर है, वो है लिसन लिटिल मैन, सुनो छोटे आदमी। जर्मन में लिखी गई थी, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन उपलब्ध नहीं है। कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं देखूंगा कि कर पाऊँ। लिसन लिटिल मैन, और उससे भी आगे कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो उसकी और वो थोड़ी बड़ी किताब है, वो पढ़िएगा, मास साइकोलॉजी ऑफ फासिज्म। ये चीज़ें पढ़ना हमें, बाबा साहब की एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, व्हाई आई एम एन एथीस्ट और विल्हेल्म रेख जैसे लोगों को पढ़ना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी रहेगा जितना हमें हमारा कैरियर हासिल करने के लिए, जो चीज़ें हैं हमें अपनी रोजी रोटी हासिल करने के लिए और हमारे माँ बाप का गौरव ऊपर ले जाने, अपनी पहचान बनाने के लिए ज़रूरी होंगी, वैसे ही। इसी उम्मीद के साथ कि आप यहाँ महान विभूति जो गैलेक्सी, जो आकाशगंगा के हमारे तारे, यहाँ बड़े लोग एकत्रित हैं, इनकी बातों पर गौर फरमाएंगे और अपने कैरियर की सफलता के लिए और एक इस देश के सफल अच्छे नागरिक, जो हमारे महापुरुषों के जो समानता, बराबरी और न्याय की जो बातें थीं, उस वैसा समाज स्थापित करने की दिशा में मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।